नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान का परिचय। यानी कि जो बिल्कुल प्रारंभिक हमारा चैप्टर होता है कि भाई एक्चुअली क्या है ये हस्तरेखा, हमें क्यों सीखनी है, इससे होगा क्या, तो वो हम सीखेंगे अपनी आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हस्तरेखा विज्ञान। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान, इसका परिचय हम पढ़ेंगे। देखो, हस्त मतलब होता है हाथ, ठीक है, और रहस्य मीन्स कोई भी सीक्रेट। तो हाथ का रहस्य, आपकी जो हथेली है, आपकी हथेली के अंदर जो रेखाएं हैं, हम इसमें उनके रहस्य को समझेंगे, हम उनके सीक्रेट्स को समझेंगे, साइन लैंग्वेज को समझेंगे। बेसिकली हाथ में जो लिखा है वही आपका भाग्य है, वही आपकी डेस्टिनी हम बोल सकते हैं, वही हमारे जीवन में घटनाएं उसी तरीके से होती रहती हैं। क्या हम इन्हें डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सिंबल्स जो बने हुए हैं, अगर उन सिंबल्स को समझ जाते हैं तो समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किसी व्यक्ति के पास्ट में क्या हुआ है, उसका वर्तमान कैसा चल रहा है। ये सारी स्थितियां बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रश्न कि भाई हस्तरेखा विज्ञान है क्या, बेसिकली ये साइंस है क्या, हम जिसे बोले तो। देखो, हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस है जिसके द्वारा एक हस्तरेखा विद मीन्स विद्वान, हस्तरेखा को जानने वाला किसी व्यक्ति का हस्तरेखा, हस्त पर्वत और विशेष चिन्हों का अध्ययन करके उस व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य का रहस्योद्घाटन करता है। बेसिकली हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसी साइंस है, विज्ञानी हम बोल रहे हैं इसको, कि ये एक हस्तरेखा विद मीन्स एक हस्तरेखा को जानने वाला विद्वान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हस्त मीन्स हथेली को देखकर, हस्तरेखाएं यानी हथेली के ऊपर जो आपकी ये जो लाइंस बनी होती हैं उनको देखकर, उनके ऊपर ये जो पर्वत बने होते हैं, जैसे कि गुरु का पर्वत हो गया, यहाँ पर ये शनि का पर्वत हो गया, ये सूर्य का पर्वत हो गया, ये बुध का पर्वत हो गया। इस तरीके से पर्वतों को अध्ययन करके, विशेष चिन्हों का अध्ययन करके कि क्या क्या साइन बने हुए हैं, कहीं क्रॉस बना होता है, कहीं जाली बनी होती है, कहीं किसी के मछली का साइन होता है, तो इस तरह के चिन्हों का अध्ययन करके उस व्यक्ति के हम भूत को जान सकते हैं, उसके पास्ट में उसकी लाइफ में क्या रहा, हम वर्तमान को समझ सकते हैं कि प्रेजेंट में उसकी लाइफ कैसी चल रही होगी, हम उस व्यक्ति के भविष्य को भी जान सकते हैं कि भाई फ्यूचर में ये व्यक्ति जो है ये कैसा करेगा अपनी लाइफ में। उस तरह की चीजों का हम रहस्य उद्घाटन कर सकते हैं, यानी रहस्य को खोल सकते हैं। अब आगे बात आती है हस्तरेखा का इतिहास। देखो, हस्तरेखा विज्ञान जो है वो कहाँ से आया है? वो आया है सामुद्रिक शास्त्र से, ठीक है। अब सामुद्रिक शास्त्र कहाँ से आया, अगर हम इसकी बात करें तो सामुद्रिक शास्त्र की रचना के बारे में, इस सामुद्रिक शास्त्र की रचना की समुद्र नामक ऋषि ने। हम एक और बताएं इसमें तो गणपति जी ने या विष्णु जी ने। इसके बारे में भी तीन मत हैं कि भाई इनकी जो रचना की गई है वो समुद्र नाम के ऋषि ने की है, गणपति जी ने करी है, विष्णु जी ने करी है। ठीक है, आगे चलिए। माइंड इज द मास्टर कंट्रोल ऑफ द बॉडी। मन जो है, आपका मन जो है वो पूरे शरीर का नियंत्रक होता है, और आपके जो मन में चल रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो गुस्से में है, तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटों पहले ना इस व्यक्ति का मूड खराब रहा होगा, तभी तो ये हमारे सामने जो आ रहा है इस वक्त इसका मूड इतना खराब मुझे दिख रहा है, कुछ तो हुआ होगा। आप समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि ये गुस्से में है तो आने वाले कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे हम कह सकते हैं कि इस बंदे का मूड खराब ही रहेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ऐसी भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है, मैं इसे गुस्से में देख रहा हूँ, तो क्या ये थोड़ी देर बाद जो है गुस्से में रहेगा? हाँ, कुछ क्षण तो रह सकता है, हमें लग रहा है। ये डिपेंड करता है कि उसका गुस्सा किस लेवल का है। अगर बहुत ज्यादा किसी बात पे बहुत तेजी गुस्सा है तो ये गुस्सा और शांत हो सकते कुछ दिन लग जाए, कुछ घंटे लग जाएं। ये डिपेंड करता है गुस्सा किस बात पे है, कितना है ना। और हो सकता है किसी छोटी मोटी बात पे गुस्सा हो, तो हम लोग ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, अरे कुछ मिनट रुको, अपने आप शांत हो जाएगा, राइट। तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके मन की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे जो शरीर में परिवर्तन होते हैं। अब जैसे आपके मन में कोई बहुत अच्छा भाव आ गया, तो आपके शरीर में एक अच्छे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, चेहरे पर मुस्कान होगी, बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है भी, उसकी मन की दशा क्या है, हम कह सकते हैं, है ना। तो उसके मन की क्रिया प्रतिक्रिया, मन में जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, रहते हैं, वो सारे परिवर्तन हमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते। कुछ परिवर्तन तो होते हैं भाई टिकाऊ होते हैं, और कुछ जो होते हैं क्षणिक, कुछ थोड़े से टाइम के लिए बस परिवर्तन होते हैं, परंतु परिवर्तन तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा होते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के मन में गुस्से का भाव आ जाए,
उसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, आप देखना, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसकी मतलब हम कह सकते हैं उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। गुस्से में होगा तो लाल पड़ जाता है, कई बार कहते हैं चेहरा एकदम लाल हो गया, गुस्से में लाल हो गया व्यक्ति, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। सांसें एकदम समान नहीं रहती, एकदम फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलती है। सांसों में भी परिवर्तन आने लग जाता है। गुस्से में है तो इतना पावर होती है गुस्से में कि आदमी कांपने लग जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि गुस्सा भाई किसी लेवल पर कितना उस व्यक्ति का तेज गुस्सा है। और अगर किसी व्यक्ति का गुस्सा बहुत ज्यादा उसको आ रहा है तो कहते हैं व्यक्ति कांपने भी लग जाता है, इतना तेज भी गुस्सा हो सकता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर झंझोर देता है। मात्र उसके मन में एक भाव आया और उसके एक भाव में इतनी शक्ति है कि उसका पूरा शरीर, उसका पूरा अंदर बाहर सब परिवर्तन होने लग गए। अब हम उसके चेहरे के भावों को देखकर उसके बारे में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार जैसे हमने चेहरे के भाव देखे और हमने बता दिया कि व्यक्ति के मन की स्थिति क्या है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति के हाथ में जो भी परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति के हाथ में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं रेखाओं को देख के, जिसमें ये देखने की क्षमता है, ऐसा व्यक्ति जो इन परिवर्तनों को भाप सकता है, समझ सकता है कि ये रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये रेखा यहाँ से कट रही है, ये रेखा बढ़ रही है, आगे जा रही है, ये रेखा धुंधली पड़ रही है, ये परिवर्तन देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, ऐसा व्यक्ति जो है हाथों को देखकर व्यक्ति के भूत को बता सकते हैं, उसके पास्ट में क्या गुजरा है बता सकते हैं, उसके वर्तमान को बता सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते भाई, है ना, बोल सकते हैं। डिपेंड करता है, देखो साइन लैंग्वेज है। अब साइन लैंग्वेज को हम समझ गए अगर, तो हम बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं चीजों को। अच्छा, लाभ क्या है, क्यों देख लेना चाहिए, किसी व्यक्ति का हाथ क्यों ही देखना चाहिए, किसी को हाथ दिखाना ही क्यों चाहिए? तो व्यक्ति को सही दिशा दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि एक व्यक्ति को सही दिशा दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है आपके पास हाथ दिखाने के आया है, तो आप बता सकते हो, उसे गाइड कर सकते हो कि भाई साइंस की फील्ड में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, आर्ट्स की फील्ड में जाना अच्छा रहेगा, ये बच्चे के अंदर वकील बनने के गुण हाथ में दिखाई दे रहे हैं, है ना, पर्वत किस तरीके के हैं, तो डिपेंड करता है ना। जैसे किसी का गुरु माउंट या और सूर्य माउंट, ये दोनों बहुत अच्छे हो, है ना, गुरु और सूर्य बहुत अच्छे हो तो सरकारी नौकरी में बड़े अच्छे योग बन जाते हैं। बुध बहुत अच्छा है तो व्यापार बहुत अच्छा कर सकता है व्यक्ति। सो जिनको ये साइन लैंग्वेज आती है तो वो व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई बच्चा भविष्य में क्या बने, किसी को क्या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार करना चाहिए, इस प्रकार से हम उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। एजुकेशन में, जॉब में, करियर में, मैरिड लाइफ में, कोई भी समस्या हो, पामिस्ट्री के द्वारा आपको सही दिशा दिखाई जा सकती है। हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा क्या है, आपके मन का दर्पण है। एक चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पर एक टिप बताती हूँ। जब किसी के हाथ में बहुत कटी फटी रेखाएं हों, बहुत ज्यादा कटा फटा हाथ हो रहा हो, तो मान के चलना उस व्यक्ति के मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। बहु रेखा मतलब बहु चिंतक जिसे हम कहते हैं, बहुत चिंता करने वाले व्यक्ति के हाथ में बहुत कटी फटी रेखाएं आ जाती हैं। चलिए हम हस्तरेखा प्रारंभ कर रहे हैं देखना। तो हस्तरेखा विज्ञान में कुछ चीजें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रयोग में आते हैं। जैसे पहला है मैग्नीफाइंग लेंस, ये आपके पास होना चाहिए, एलईडी वाला। दूसरा ज्योमेट्रिकल बॉक्स आपके पास होना चाहिए। फॉरेंसिक फार्म किट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास टेल्कम पाउडर होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास इंकलेस फिंगरप्रिंट पैड भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि आप एक साइड लिखें और एक साइड पिक्स जो है हाथ की लगा के उसको एनालाइज करें, है ना, फोटोकॉपी लगा सकते हैं आप। धागा रखिए आयु पर रेखा की गणना करने के लिए। वर्नियर कैलिपर रखिए, तत्वों के आधार पर जब हम हाथों के 4 प्रकार सीखेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि भाई अर्थ हैंड है, एयर हैंड है, फायर हैंड है या वाटर हैंड है। इससे हम मेजरमेंट लेते हैं, बेसिकली उस काम आता है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर वहां काम आता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट पैड कहाँ काम आएगा, जब हमें ये देखना होगा कि व्यक्ति के हाथों में, उंगलियों पर चक्र है या शंख है या क्रॉस बना हुआ, इस तरह के चिन्हों को देखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाम स्टैंप, है ना, पाम स्टैंप की जरूरत पड़ेगी। जो लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आएंगे या हम कहते हैं आते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि देखिए आपके पाम में ऐसे ये रेखा जा रही है, तो इस स्टैंप को फटाफट हम क्या करेंगे, स्टैंप लगाएंगे और उसके बाद हम जो है आउटलाइन बना के हम उसको समझा सकते हैं, बेसिकली समझाने के लिए। फिर मल्टी कलर पेन्स का आप यूज कीजिए, 2B पेंसिल का आपको यूज करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हस्तरेखा विज्ञान क्या क्या बेहतर करने के लिए मार्गदर्शन दे सकता है। देखो हस्तरेखा विज्ञान है ना, ये किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी मार्गदर्शन दे सकता है। उसको उसकी शिक्षा में जो है अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। व्यवसाय बिजनेस में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। इसके अलावा व्यक्ति क्या काम करे, उसके व्यापार में, उसकी मोहब्बत में, शादी में,
वैवाहिक जीवन में, बच्चों में, वित्त में मीन्स उसकी आर्थिक स्थिति में, संपत्ति, आध्यात्मिक मार्ग, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, लगभग सारे ही फील्ड हैं जिन्हें हम कवर कर सकते हैं, जिन्हें हम हाथ से देखकर पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं। हस्तरेखा विज्ञान का प्रयोग मार्गदर्शन के लिए, परामर्श के लिए, प्रेरणा के लिए, निर्णय के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। मार्गदर्शन तो हम समझ ही गए बच्चे से, हम किसी को प्रेरणा भी दे सकते हैं, हम हाथ में देखकर बता सकते हैं कि आप निराश मत होइए, आगे चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। तो हम इस तरीके से लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, हम अच्छी भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं। अब हस्तरेखा विज्ञान का कार्य क्षेत्र बात करें, आप पेशेवर जो है सलाहकार बन सकते हैं। किसी कोई आपसे पूछे कि भाई क्या करोगे बन के, तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो। आप हस्तरेखा सीखिए और फिर सिखाइए तो आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। आप खुद का फर्म या नौकरी शुरू कर सकते हैं, अर्थात आप परामर्श दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके बाद हाथ पढ़ने के लिए दिशा निर्देश, जो हाथ देख रहा है उसको कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आज मैं हाथ देख रही हूँ तो मेरी मनोदशा कैसी होनी चाहिए, मैं खुश होनी चाहिए। अगर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हाथ नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हुई और मैं उस समय हाथ देख रही हूँ, तो मेरी मनोदशा का फर्क डेफिनेटली मेरी प्रेडिक्शन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे उस समय तो हाथ नहीं देखना चाहिए। अगर मैं बहुत बीमार पड़ी हुई हूँ तो मुझे उस समय भी हाथ नहीं देखना चाहिए। छोटी मोटी की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो हाथ नहीं देखना चाहिए। तो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, जो हाथ देख रहा हो उसे खुश होना चाहिए। नीति परक हो, ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देखिए कल कोई पूछने आपके पास आ गया कि भाई मेरी सास कब मरेगी और आप उसको जवाब दे रहे हो, नहीं, ये गलत है। एथिकल क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए, अनएथिकल क्वेश्चंस का तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। उचित समय, देखो उचित समय दे, ऐसा नहीं हो कि कोई आपके पास आ रहा है और आप हड़बड़ी में उसका हाथ देख रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब आपके पास टाइम हो आप उसे व्यक्ति को तसल्ली से बुलाइए और उसका हाथ देखिए। समुचित प्रकाश हो, ये बहुत जरूरी है हस्तरेखा में, क्योंकि देखिए प्रकाश अगर ढंग से नहीं है तो आपको बारीक रेखाएं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। आपको रेखाओं के ऊपर जो उतार चढ़ाव है उसे समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। समुचित स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तो रास्ते में ही हाथ देख ले रहे हैं, नहीं, आपको एक प्रॉपर जगह पर, एक साफ सुथरी जगह पर, है ना, एक समुचित स्थान पर हाथ देखना चाहिए। आपके पास समुचित साधन भी होने चाहिए, जो हमने इतनी बड़ी लिस्ट पीछे आपके साथ डिस्कस करी है। उचित सकारात्मक मार्गदर्शन हो, आपका जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति आया, हाँ ठीक है आपको दिखाई दे रही हैं चीजें, लेकिन किसी का मनोबल नहीं तोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसका आत्मविश्वास ही खत्म कर दें। सकारात्मक मार्गदर्शन होना चाहिए, जो नेगेटिव दिख रहा है उसे भी बोलने की कला इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि व्यक्ति उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ सके। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं जीवन ऊर्जा के सिद्धांत। देखो विज्ञान के अनुसार सब कुछ अणुओं से बना हुआ है, हमें पता है कि सब कुछ किससे बना हुआ है, अणुओं से बना हुआ है। पूरी दुनिया क्या है, ऊर्जा है। आइंस्टाइन ने कहा था कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी ऊर्जा इज इक्वल टू द्रव्य इंटू प्रकाश की गति का वर्ग। एक बूंद पानी में अनंत ऊर्जा है, हर चीज में एनर्जी, और एनर्जी को ना तो आप खत्म कर सकते हो ना तो आप बना सकते हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। एक बूंद पानी में भी अनंत ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो किससे बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो परमाणुओं से बना हुआ है। हर एटम में एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती है। हर चीज है ना, ये पेन है तो ये भी एटम से बना हुआ है, बहुत सारे एटम से बना हुआ है। तो हर चीज जो है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, हर एटम की अपनी एक एनर्जी होती है। इसीलिए इंसान, पेड़, पानी, हवा, सब कुछ जो है वो मूल रूप से ऊर्जा ही है। अब द्रव्यमान की बात करें तो जो हमें ठोस लगता है वो असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। हमने कहा ये चीज सॉलिड है, तो ये क्या है, ये भी एक ऊर्जा का ही तरीके से रूप है, हम कह सकते हैं। इसीलिए मैटर और एनर्जी कुछ अलग नहीं है, एक दूसरे में हम इन्हें बदल सकते हैं। अच्छा, ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, ये बात हमने अभी कर लिया। एनर्जी ना तो बनती है ना नष्ट होती है, बस इसका रूप बदल जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ऊर्जा जैसे कि देखो बिजली है, बिजली से आपने पंखा चलाया, पंखे से क्या हुआ, हवा, ये तो चेंज ही तो हो रही है, बस खाली ट्रांसफॉर्म की तो हो रही है। आपने खाना खाया, खाना कहाँ गया, आपके शरीर में, शरीर में जब खाना गया तो आपको क्या मिली, ताकत। ठीक है, तो खाने में जो एनर्जी थी वो आपके शरीर में गई, शरीर में वो जो एनर्जी है वो ताकत, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और आपको ताकत मिल गई। ठीक है, अब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। जैसे कि कोई चीज बहुत तेज गर्म है, उसके पास ठंडी चीज लाइए तो हाई से लो की तरफ जाएगी, वो ठंडी चीज भी थोड़ा धीरे धीरे हल्की हल्की गर्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ऊर्जा जाती है, गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ऊर्जा जाती है। बर्फ से पानी बनता है तो केवल रूप बदलता है, चीज नहीं बदली। बर्फ से पानी बना लेकिन चीज तो वही रही ना, वो तो नहीं बदली ना हमारी। चलिए आगे देखते हैं।
बर्फ से पानी बनता है तो केवल रूप बदलता है। चलिए, ये वाली बात हो गई थी। अब आते हैं दार्शनिक भाग पे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऊर्जा हूं। इसका अर्थ है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, हमारा जो शरीर है वो तो ऑब्वियसली नष्ट हो जाता है, लेकिन ऊर्जा यानी कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा को यहाँ ऊर्जा कहा गया, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेश कलेद्यत। भाई नहीं, मैं इतना इतना खतरनाक संस्कृत है ये। क्लेद्यंतापो न शेष्यति मारतः। माफ कीजिएगा इस संस्कृत के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा संस्कृत नहीं आती है। अर्थात आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जले से भिगो सकता है, और ना वायु से सुखा सकती है। देखो, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये अजन्मी है, नृत्य है, शाश्वत है, पुरातन है, यानी कि चलती आ रही है और चलती रहेगी, बस ये समझ के रखिए। ना इसका जन्म हो रहा है, ना कि ये मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होती, बस शरीर का परिवर्तन कर लेती है। हमारे सिर्फ समझ लो लिबास बदल जाएंगे, कपड़े बदल जाएंगे, हम फिर वापस आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दुख और लगाव। देखो, जब लगाव यानी कि किसी चीज से हमारा अटैचमेंट होता है तो दर्द होता है। क्यों दर्द होगा? हमें हर वक्त लगेगा कि ये कहीं हमसे दूर ना चला जाए। अर्थात जब हम शरीर और चीजों से खुद को मतलब एक तरीके से जोड़ लेते हैं, तभी तो हमें दुख होता है। इसीलिए उन्हें खोने पर दुख होता है। अगर मैं किसी चीज से अटैच ही नहीं हूं, मान लीजिए मेरे 2 पुत्र हैं, अब तीसरा है ही नहीं, तो क्या मुझे उसे खोने का दर्द होगा? नहीं। 2 पुत्र हैं, मुझे क्यों हमेशा ये लगेगा इनका अच्छा हो, इनको कोई दुख होगा तो मुझे दुख होगा? क्योंकि मेरा हो गया इनसे अटैचमेंट। क्या मुझे तीसरे पुत्र से फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि मेरे है ही नहीं। तो जो मेरे लिए है नहीं, तो मैंने उसके साथ कोई अटैचमेंट अभी क्रिएट ही नहीं करा। तो जो है, हम उनके साथ क्या करते हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं। उस अटैचमेंट के कारण हमेशा उन्हें खोने का डर रहता है, या उन्हें कोई दुख होता है तो हम दुखी होते हैं। तो हमारे दुख का कारण क्या है? हमारा लगाव है, हमारा अटैचमेंट है। तो जब लगाव यानी अटैचमेंट होता है तो दर्द होता है। अर्थात जब हम शरीर और चीजों को खुद से जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, उनके खोने पर हमें दुख होता है। लेकिन अगर समझ में आ जाए कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम तो ऊर्जा हैं, तो डेफिनेटली दर्द कम होगा। हम ये समझ जाएंगे कि यात्रा है, चल रही है, एक दिन समाप्त होगी, वापस से स्टार्ट होगी। ये यात्रा अनंत है। ठीक है, ये चलती रहेगी। आगे चलते हैं। आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें। जब इंसान समझ जाए कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, शुद्ध ऊर्जा हूँ, चेतना हूँ, तो यही असली ज्ञान है, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। जिस दिन मैं ये समझ जाऊं कि मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, बस खाली। भौतिकी कहती है कि सब कुछ ऊर्जा है, और अध्यात्म कहता है कि नहीं, वही ऊर्जा की आत्मा है। तो जो ये समझ लेना, वही सेल्फ रियलाइजेशन है, यही चीज सेल्फ रियलाइजेशन है। मोक्ष की बात करें, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब मोह प्लस क्षय, अर्थात मोह से मुक्ति। मोह का क्षय करना मतलब उसका ह्रास करना, खत्म करना उसे। मोक्ष इज इक्वल टू होता है सुख प्लस दुख से मुक्त हो जाना। आप न सुख में सुखी, न दुख में दुखी, आपका एक ही भाव रहे। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जो इंसान न ज्यादा सुख से बंधता है, न दुख में टूटता है। वो अवस्था हम कहते हैं मोक्ष में आ गई आप। यानी कि मोक्ष जो है संभावना में रखता है व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति संभाव में रहता है, सेम ही उसकी भावना रहती है। अटैचमेंट से बंधन होता है, जहां लगाव है वहां दुख जरूर आएगा, क्योंकि जो चीज मिली है वो जाएगी ही। दुख क्यों है बताओ? दुख का क्या कारण है? दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। क्यों? क्योंकि सुख को खोने का दुख हर वक्त बना रहता है। दुख क्यों? क्योंकि शरीर है। अब सारे दुख क्यों है? क्योंकि शरीर है। शरीर कब मिला है? जब जन्म लिया है। और जन्म क्यों है? कर्म बंधन है। मैं, मेरे जो कर्म, पास्ट कर्मास हैं मेरे, उन्हीं को काटने के लिए अब इस धरती पर आई हूँ, अच्छे भी और बुरे भी, है ना। अब आइए, दुख क्यों है? क्योंकि शरीर है। शरीर क्यों? क्योंकि जन्म हुआ है। जन्म क्यों है? क्योंकि कर्म बंधन है। कर्म बंधन क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कर्म किए। कर्म क्यों किए थे? क्योंकि मेरी कुछ इच्छा थी। और इच्छा क्या है? राग और द्वेष से दोनों ही हो सकते हैं। इसका संबंध हमारी संवेदना से है, पांचों ज्ञान इंद्रियों से है। यानी कि दुख की जड़ इच्छा है। अहंकार मत करो। अहंकार जब अगर हम अहंकार की बात करें, तो जब ये मिटता है तो सारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या एक्चुअली मेरे अंदर ही है, हर व्यक्ति के अंदर है, हमारी अंतर आत्मा में है। जब मैं बदलता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब ये चीज बदलती है तो संसार अपने आप बदल जाता है। हमेशा हमें यही लगता है कि मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मतलब मैं पता नहीं क्या ही हूँ। हर व्यक्ति अपने बारे में ऐसे ही कुछ सोचता है, लेकिन जब हमारी ये मैं की भावना चेंज हो जाती है, तब ये संसार ही बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, संवेदना की बात करते हैं कि हमारा मन हर चीज को अच्छा और बुरा कहकर ही प्रतिक्रिया देता है। मेरा मन कहता है ये चीज अच्छी है, मेरा मन कहता है ये बुरी है। तो यही जो है संवेदना है बेसिकली।
यही राग द्वेष दुख का कारण होते हैं। मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो भी दुख का कारण है। राग द्वेष यानी इस तरह की चीजों का कारण यही होता है बेसिकली। अच्छा, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो राग होता है, और मन किसी चीज के लिए बोलेगा राग होगा, और जब मन बोलेगा कि ये बुरी है तो द्वेष होगा। एक तरीके से ज्ञान होने पर भी मानना कठिन होता है। हमें पता होता है क्या सही है, फिर भी मन पुरानी आदतों से काम करता है। अच्छा चलो, एक ऐसी नॉर्मल बात करते हैं। किसको नहीं पता शराब पीना खराब है लेकिन फिर भी पीता है? किसको नहीं पता चोरी करना खराब है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं? किसको नहीं पता झूठ बोलना खराब बात है? तो क्या ऐसा है कि हम झूठ नहीं बोलते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम हमारी पुरानी आदतों से काम करते हैं। मन हमारी पुरानी आदतों में उलझा रहता है। हमें पता होता है क्या चीज सही है क्या गलत है, हमें पता है झूठ नहीं बोलना। अब चोरी चकारी तो हर आदमी नहीं करता है, लेकिन चोर को भी पता होता है कि चोरी गलत काम है। हमें पता होता है क्या सही है, फिर भी मन पुरानी आदतों से काम करता है। इसीलिए केवल ज्ञान काफी नहीं है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं किसी से बहुत नाराज रहती हूँ, तो चाहे मैं खुद को आज कितना भी समझा लूं कि नाराज नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता है, हम आत्मा हैं, ये है वो है, लेकिन बार बार मन उससे नाराज ही रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे मन को वो आदत लगी हुई है। अब मुझे माफ करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी ने मेरे साथ कुछ किया, मुझे हर्ट किया, मुझे आदत डालनी पड़ेगी खुद को कि नहीं, मुझे इसे माफ करना है। तो ये एक प्रैक्टिस से ही हो सकता है, किसी के समझाने से, बोलने से, 2-4 बार करने से नहीं होगा। एक रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा हम अपनी चीजों को, अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है? हर समस्या की जड़ हम खुद ही होते हैं, बिल्कुल। हर प्रतिक्रिया ही दुख का कारण बनती है। हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं किसी चीज की, वही हमारे दुख का कारण बनती है। परिस्थितियों से ज्यादा हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो मायने रखता है। अगर हम द्वंद यानी अच्छा बुरा से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो हमारा मन शांत रहेगा। इसके उपाय क्या है? एकाग्रता। आपको थोड़ा सा अपने ध्यान को भटकने से रोकना होगा। जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं को आपको देखना होगा। स्वीकार्यता यानी कि जो है उसके बिना किसी विरोध के उसको स्वीकार करना होगा। समता भाव से चीजों को देखना होगा कि अच्छा बुरा नहीं करना है हमें, ये इसमें लाभ हानि के में समान की भाव से हमें रहना होगा। मोक्ष की बात करें तो आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी है मोक्ष। और एकाग्रता, एकाग्रता की बात करें तो क्या है? जागरूकता। उससे क्या आएगा? मतलब एकाग्रता, एकाग्रता से क्या आएगी? जागरूकता, फिर स्वीकार्यता आएगा कि हमारे अंदर समता भाव आएगा चीजों को देखने का। और अगर ये सब मिल गया तो मोक्ष भी मिल ही जाएगा। यहाँ पर ये समाप्त होता है हमारा ये वाला चैप्टर। हमने पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई थी, बट तब हमने जो है बिल्कुल स्टार्ट किया था। आज हमने इसका एक रिवीजन ले लिया, और मुझे पूरी आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, हम बहुत जल्दी प्रैक्टिकल पे आएंगे, हाथों को देखेंगे, सीखेंगे, ग्रहों को समझेंगे, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।